नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला के स्वागत में होगा भव्य दीपोत्सव। 28 लाख दियों की रोशनी में बनेंगे नए रिकॉर्ड्स। देश भर में आज छोटी दिवाली की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं और स्थिरता को देंगे बढ़ावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। तवांग में सशस्त्र बल के जवानों से करेंगे मुलाकात। झारखंड में पहले चरण के उम्मीदवारों का नाम वापसी का आज अंतिम दिन। वहीं महाराष्ट्र में नामांकन पत्रों की होगी जांच। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में आज होने वाले दीपोत्सव की। हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में लाखों दीपक जलेंगे, लेकिन इस बार की दीपोत्सव उसकी बात ही निराली है। आखिर 500 बाद श्री राम लला अयोध्या धाम जो पधारे हैं। जी हाँ, आज भगवान श्री राम की नगरी के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहेगा, बल्कि अवध नगरिया लाखों दीपों से जगमगाएगी। आज दीपोत्सव में 25 लाख से ज़्यादा दीपों को जगमग करने के लिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। जैसे ही ये दिए रोशन होंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक बार फिर से अयोध्या शामिल होगी। हर साल की तरह इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। दीपोत्सव का नाम इतिहास में एक बार फिर से दर्ज होगा। कल गिनीज बुक की टीम देर शाम तक 55 घाटों पर संयोजित किए गए दियों की गणना करती रही। सूर्यास्त के साथ ही दियों को प्रज्वलित करने का सिलसिला शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के मद्देनजर लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य करते हुए दिखाई दिए और श्री अयोध्या धाम के जो तमाम घाट हैं उनको सजाने का सिलसिला लगातार जारी है और अयोध्या धाम दीपोत्सव का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद अश्विनी जी वक्त निकालने के लिए। क्या कुछ हलचल है? सबसे पहले तो आप ही के जरिए समझने की कोशिश करें कि दीपोत्सव इस बार का थोड़ा सा और भी अलग होने जा रहा है, भव्य होने जा रहा है। रिकॉर्ड तो बनते ही हैं, इस बार क्या खास? निश्चित तौर से अजय देखिए, सबसे बड़ी खास बात यह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का 500 साल का चला हुआ वनवास समाप्त हुआ है। 14 साल के वनवास के बाद जब रावण का वध करके आए थे, तब तो इस युग में इस धरती पर दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। जब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनके आगमन का स्वागत किया था, परंपरा ही वहीं शुरू हुई है। अब जबकि अयोध्या में 500 साल से चला हुआ भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है, रामलला अपने दिव्य भव्य नव्य प्रासाद में प्रतिष्ठित है, मंदिर में प्रतिष्ठित है, तो रामलला के विराजमान होने के बाद की ये पहली दीपावली है। मैं खुद यहाँ का नजारा दिखाऊंगा, खुद जो दृश्य है वो बयां करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसको अभूतपूर्व बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है। ये राम की पहड़ी है। राम की पहड़ी पर पिछले 3-4 दिनों से 30,000 से ज्यादा स्वयंसेवक, छात्र और कार्यकर्ता 28 लाख से ज्यादा दीपों को सजा चुके हैं। केवल राम की पहड़ी पर अकेले 28 लाख दीपों को सुसज्जित किया जा चुका है। और
मंदिर की अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा दीपक भगवान श्री राम के मंदिर में वहां पर जलाए जाएंगे। पूरे अयोध्या नगरी की धाम की अगर बात करें तो तकरीबन 35 लाख से ज्यादा दीपक यहां पर जलाए जाएंगे। पिछली बार राम की पैड़ी पर अकेले 22 लाख दीपों का विश्व रिकॉर्ड बना था। इस बार कोशिश यह है कि 25 लाख से ज्यादा दीपों को प्रज्वलित करके, यहां पर 28 लाख दीपों को लगभग प्रज्वलित करके और 25 लाख का आंकड़ा हासिल किया जा सके। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि पहली बार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, रामलला के विराजमान होने के बाद ये दीपावली आई है और ये दीपावली चिर प्रतीक्षित है, चिर आकांक्षी है लोगों के लिए। अयोध्या को अच्छी तरीके से सजाया गया है। जो कहा गया है कि अयोध्या की जो सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या है, उसका सर्वश्रेष्ठतम सुंदरतम स्वरूप, आधुनिकतम रूप में आध्यात्मिकता को संजो के रखा गया है। तो निश्चित तौर से आज पूरी दुनिया साक्षी बनेगी किस तरीके से अयोध्या से सनातन के धर्मघोष का जय घोष होता है, किस तरीके से सनातन के बिंब को पूरी दुनिया देखती है, सनातन के उस प्रकाश को पूरी दुनिया देखती है जिसमें लोगों का अंधेरा मिटता है, अज्ञान मिटता है, जिसमें लोगों को सद्गुण मिलता है, जिसमें विश्व बंधुत्व मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये सब देखेंगे कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का कैसा समागम होता है, विज्ञान तकनीक का कैसा समागम होता है, युवा ऊर्जा और नवीनता और प्राचीनता का कैसा समागम होता है। और वही समागम आज अयोध्या में दिखेगा विशिष्टतम रूप में, जब भगवान श्री रामलला के विराजमान होने के बाद दिव्य नव्य मंदिर में पहली दीपावली का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अजय, आपके पीछे हम वो दृश्य भी देख रहे हैं रामघाट में, जहां मां सरयू की एक धारा भी आपके पीछे दिखाई दे रही है। मां सरयू की आरती का भी दिव्य प्रबंध, उसका कार्यक्रम, और आज जो सरकारी तौर पर कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और अयोध्या के अलग अलग जगहों पर किस तरह से आज दीपावली का पर्व मनाया जाने वाला है? जी, मैं योगेश आपसे कहूंगा केवल आप नज़ारे दिखाते रहे पूरे घाट का जहां तक संभव हो। अजय, ये राम की पैड़ी है, पूरी दुनिया जानती है, विश्व प्रसिद्ध है राम की पैड़ी। जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार में, तो राम की पैड़ी में यहाँ पर सरयू की धारा को मोड़कर अलग अलग घाट बनाए गए हैं। तकरीबन 55 घाट इस पूरी तरफ बनाए गए हैं। 28 लाख दीवों को प्रज्वलित करके 25 लाख का विश्व रिकॉर्ड बनाने की एक कोशिश यहाँ पर होगी। और दूसरी तरफ मां सरयू जहां पर मुख्य रूप में विराजमान है, वहां पर 1100 वेदाचार्यों की उपस्थिति में एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है। और वो विश्व रिकॉर्ड होगा 1100 से ज्यादा वेदाचार्यों की उपस्थिति में सरयू की महाआरती का। सरयू की महाआरती, जिस तरीके से गंगा आरती होती है, सरयू आरती यहाँ पर बहुत लंबे समय से चलती रही है, तो सरयू आरती का भी विश्व कीर्तिमान आज यहाँ बनाए जाने की कोशिश पूरी की जा रही है। कार्यक्रम के आयोजनों की जो बात है, यहाँ से सटे हुए रामकथा कुंज में दिव्य राम दरबार सजाया जाएगा। दिव्य राम दरबार इस तरीके से सजाया गया है जहाँ पर भगवान श्री राम हेलीकॉप्टर के जरिए, प्रतीकात्मक रूप में पुष्पक विमान के जरिए यहाँ पर पहुंचे। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी अयोध्या से जिस तरीके से वो उनका आवागमन लंका से अयोध्या का हुआ था, और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट अतिथि राज दरबार में भगवान का प्रतीकात्मक राज तिलक करेंगे। राज तिलक करने के बाद तकरीबन ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भगवान श्री राम के हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान का आगमन 2:50 के आसपास होगा। 3:15 बजे से लेकर 5:15 बजे तक वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा फिर 5:15 बजे के बाद वहाँ से 6:30 बजे के आसपास सरयू आरती का विशिष्टतम आयोजन होगा, जहाँ पर 1100 से अधिक वेद पाठी और ब्राह्मण जो है आरती करेंगे, अन्य गणमान्य लोग भी आरती करेंगे, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। और 7 बजे से लेकर 7:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक यहाँ पर राम की पैड़ी पर दिव्य लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। लेजर शो के साथ साथ जो ये दीवारें हैं, जो भग्नावशेष हैं, जो बड़े बड़े यहाँ के मंदिरों की दीवार हैं, इन पर श्री रामचंद्र जी की कथाओं को उद्धृत करते हुए लेजर शो प्रदर्शित किया जाएगा। रामकथा का पूरा मंचन होगा। शहर की अगर बात करें, जो आप कह रहे हैं, शहर को पूरी तरीके से इस तरीके से सुसज्जित किया गया है कि लोगों को ये लगे कि त्रेता युगीन अयोध्या वर्तमान स्वरूप में हम इस कलयुग में देख रहे हैं। जो रामपथ है, रामपथ पर सूर्य स्तंभ पर विशिष्ट लाइटें लगाई गई हैं। धर्मपथ पर जो बाईपास का धर्मपथ है, उस पर भगवान श्री राम जो सूर्यवंशी थे, सूर्य के समान बड़े बड़े वहाँ पर हेलोजन के लाइट्स लगाई गई हैं। धर्मपथ के अलावा जो रामपथ है, जो कि मुख्य यहाँ का पथ है, उसको पूरी तरीके से यहाँ से भगवान श्री राम के मंदिर तक सजाया गया है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको पुष्प से सुसज्जित किया गया है। समूचे मंदिर को पुष्प से सुसज्जित किया गया है। मंदिर प्रांगण की अगर बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लोकल फॉर वोकल का जो हमारा मंत्र है, जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का मंत्र है, उसको भी ध्यान रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये पूरी कोशिश की है कि अधिकतम गौ दीपक
गोबर से बने हुए दीपों को वहां पर जलाया जाए, जो यहाँ के हमारे जो लाइटिंग के जो उत्पाद हैं वो पूरी तरीके से स्वदेशी हो, वो किसी तरीके से आयातित वो प्रोडक्ट्स ना हो। तो स्थानीयता को बढ़ावा देते हुए, संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, परंपरा को बढ़ावा देते हुए, यहाँ की स्थानीय प्रचलन और लोक कला को बढ़ावा देते हुए, लोक संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए दिव्य भव्य आयोजन है जो कि तकरीबन 2:30 बजे से यहाँ पर शुरू होगा और रात लगभग 9 बजे तक चलता रहेगा। अजय। अश्विनी जी कहते हैं कि अयोध्या पहुंचने के लिए आपका पुण्य पर्याप्त नहीं होता है, भगवान की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों पर आज भगवान की कृपा बरस रही होगी और आप भी वहां पर स्वयं उपस्थित हैं। भगवान सूर्य के रूप में तो परब्रह्म वहां पर हमेशा रहते ही हैं। आपने इसका भी जिक्र किया कि भगवान श्री राम उन्हीं भगवान सूर्य के वंश में आते हैं। दीपों को भी कहा जाता है, दीपों को भी परब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इसमें कहा गया है दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत में पापम, संध्या दीप नमस्ते। समझना चाहेंगे कि आज अयोध्या की धरती से संपूर्ण विश्व के लिए कौन सा संदेश आज जाएगा, आज जब ये विश्व रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई देगा? निश्चित तौर से अगर देखें तो योगेश आप पूरा यहाँ का जरूर दिखाते रहे किस तरीके से लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आयोजन है। अजय देखें, सबसे बड़ी बात जो अयोध्या से पूरी दुनिया को जो संदेश जाएगा वो विश्व बंधुत्व का संदेश, ममत्व का संदेश, समत्व का संदेश, राम राज्य का संदेश, जो सबसे बड़ा राम राज्य का संदेश है। राम राज्य जो कि सबसे अद्भुत संकल्पना है, आदर्शतम संकल्पना है, जो अब तक विशिष्टतम संकल्पना है, जो मानव और लोकतंत्र की अब तक की अभिभूत कर देने वाली परंपरा है, संकल्पना है, जिसमें कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर रहे परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म सूरत नृत्य श्रुति। किसी भी तरीके का विषमता, किसी तरीके की असमानता, किसी तरीके का द्वेष, ईर्ष्या, कुछ भी रामराज में नहीं था। एक ही घाट पर शेर और अन्य जानवर एक साथ घाट पर पानी पीने के लिए वहां पर जाने जाते थे। सब लोग रीत नीति से चलने वाले लोग हुआ करते थे। रीत नीति के साथ साथ सब में किसी भी तरीके का दैहिक दैविक भौतिक किसी तरीके का उन्हें दुख नहीं था। दुख आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक किसी तरीके का दुख नहीं था। तो वो अद्भुत जो संकल्पना की गई है राम राज्य की संकल्पना, जो कि विश्व के वांग्मय में सर्वोत्तम लोकतंत्र की, मानवता की, मानव समाज की सर्वोच्च संकल्पना है, उसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को संदेश जाएगा। और संदेश ये भी जाएगा जब विश्व कीर्तिमान बनेगा कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को हम प्राणपण से हासिल करते हैं, हम एक विश्व कीर्तिमान बनाते हैं और अगली बार हम एक और नया लक्ष्य स्थापित करते हैं और हम अपने ही विश्व कीर्तिमान को तोड़ते हुए एक नया विश्व कीर्तिमान बनाते हैं। तो कीर्तिमान गढ़ना, कीर्तिमान तय करना और नए विश्व कीर्तिमान बनाना, अगर कहीं ये संदेश जाता है तो अयोध्या से जाएगा, जो कि लगातार 2017 के दीपोत्सव में के बाद जो 18 में पहली बार विश्व कीर्तिमान बना, हर वर्ष नया विश्व कीर्तिमान अपने ही कीर्तिमान को ध्वस्त करता हुआ अब तकरीबन 25 लाख दीपों के प्रज्वलन के कीर्तिमान के साथ आ चुका है। जिस तरीके से दीपोत्सव की महिमा की आप बात कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के एक एक संप्रदाय, एक एक अंग उपांग में दीपों के प्रज्वलन की, दीपोत्सव मनाने की परंपरा आज से नहीं अनादिकाल से रही है। अगर देखें तो सनातन संस्कृति की शुरुआत में जब दीपावली की परंपरा ही भगवान श्री राम के आगमन से हुई, तो कहीं ना कहीं अन्य संप्रदायों में भी देखें, बौद्ध संप्रदाय में अगर कहा जाता है आत्मदीपो भव, जैन संप्रदाय में अगर भगवान तीर्थंकर आज के ही दिन अपनी ज्योति को ब्रह्मलीन करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि हम अपनी ही ज्योति को उस दिव्य ज्योति की आकांक्षा में हम भौतिक दीपों को जलाकर, जैन परंपरा में माना जाता है कि दिव्य ज्योति जब भगवान तीर्थंकर महावीर जी की समाप्त हुई तो हम भौतिक दीपों को जलाकर चारों तरफ अज्ञानांधकार को दूर करें, अज्ञान के अंधकार को दूर करें। आत्मदीपो भव भगवान खुद भगवान बुद्ध ने कहा। अगर अन्य संस्कृतियों की बात करें तो जो हमारा विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर की आधारशिला ही आज दीपावली के दिन रखी गई। सम्राट अशोक ने अपने दिग्विजय की शुरुआत ही जो अगर की तो दीपावली के दिन से ही उन्होंने शुरू की थी। अगर महाराजा विक्रमादित्य, जो कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य, जिनके बारे में सिंहासन बत्तीसी और अन्य कथाएं प्रचलित है, जिनके नाम से संवत चलता है, जिनका यहाँ पर जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था, मंदिर की स्थापना भी की थी। बिल्कुल। महाराजा विक्रमादित्य के जब शासन की बात की जाती है, जो कि 56 BC के आसपास माना जाता है, क्योंकि विक्रम संवत उसी समय शुरू हुआ, तो वो विक्रमादित्य के राज्यारोहण की तिथि, उनके राजतिलक की जो तिथि थी वो भी दीपावली थी।
अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात करें तो उस समय भी दिए पाए जाते हैं, गौखे पाए जाते हैं, जो दिए जलाए जाने के रखने के स्थान पाए जाते हैं। तो हमारी संस्कृति के मूल में, हमारी संस्कृति के बिंब में, हमारी संस्कृति के कण कण में, हमारी संस्कृति के आत्म रूप में, हमारी संस्कृति के व्याप्त रूप में सब जगह दीपों की उपासना का पूरी परंपरा रही है। और ये दीपों की वही उपासना है जो ये कहती है कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। और जिसकी सबसे शानदार अभिव्यक्ति अगर की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्तमान समय में की थी। उन्होंने ये कहा था कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपने ही विघ्नों ने घेरा, अंतिम तय का वज्र गाने, 9 दधीच हड्डियां जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आज जब हम जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की बात करते हैं, आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, आज जब हम भारत के सबलतम स्वरूप की बात करते हैं, जब विश्व बंधु की बात करते हैं, विश्व मित्र की संज्ञा में हम अपने को स्थापित करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि इन दीपों के पर्व के उपलक्ष्य में हम अपने आत्मबल को जलाते हुए, अपने मनोयोग से स्थापित करते हुए अंतिम जय का वज्र बनाएं। और अंतिम जय का जो हमारा वज्र होगा वो विनाश के लिए नहीं होगा, सर्वदा कल्याण के लिए होगा, विश्व कल्याण के लिए होगा। और यही संदेश कहीं ना कहीं अयोध्या से जाएगा। अजय, बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप आनंद लीजिए उन क्षणों का और आप जरूर इसके गवाह बनेंगे और हम सभी लोग इन दृश्यों के माध्यम से लगातार आप तक वापस आते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और आज छोटी दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे नरक चतुर्दशी के तौर पर भी मनाया जाता है। दिवाली के मौके पर बाजारों में सबसे ज़्यादा मांग है दियों की, लाइट्स की और कैंडल्स की। भांति भांति के दिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। आइए आपको लिए चलते हैं दिवाली के इस अनोखे मेले में। और जिस तरह से आपको बताया कि आज दिवाली से एक दिन पहले अब बहुत सारे हिस्सों में, देश के हिस्सों में हनुमान जयंती का भी जो पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आइए आपको दिखाते हैं ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दीपावली यानी दियों की रोशनी से भरपूर माहौल, लक्ष्मी पूजा और ढेर सारी खुशियां। रोशनी और लाइटों के बिना तो दिवाली की कल्पना करना भी मुश्किल है। झालरें हो या मल्टी कलर लाइटें, इस दिवाली लोगों के घरों में 4 चांद लगा रही हैं और दिवाली बाजार में लाइटों की खरीदारी जमकर हो रही है। जब बात आती है घर को रोशनी से सजाने की, तो क्या कोई ऐसा मौका छोड़ सकता है? दीपावली के अवसर पर बाजार जगमगा रहे हैं। दिवाली बाजारों में दियों, लाइटों और झालरों की जमकर खरीदारी हो रही है। काफ़ी लोग दिया और ये सब चीज़ें भी खरीद रहे हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद रहे हैं और कपड़े की तरफ भी, शादी की जो कपड़े होते हैं खरीदारी, वो भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इनकी लाइट्स बहुत सुंदर हैं। मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ। सारी बहुत खूबसूरत है। मैं स्पेशल यही लेने के लिए आई हूँ कि मेरे को फानूस ज़रूर लगाना है घर के सेंटर में। कलरफुल है, वेरी वेरी कलरफुल और ट्रेडिशनल भी बहुत है। मैं बचपन से ऐसे ही डिज़ाइन देखती आ रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड इनके कंडील, फानूस बहुत सुंदर होते हैं एंड एवरीवन मस्ट डेकोरेट देयर हाउसेस नाइसली एंड हैव अ हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। ये ग्लास मेटल कैंडल होल्डर मैं हर साल लेता हूँ और इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप इसको टी लाइट लगा के इसमें लगाएंगे तब इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रायंगल रिफ्लेक्शन आपका बाहर आएगा। ऐसे काफ़ी कुछ आइटम्स मैं यहाँ से परचेस करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस है। बाजार में रौनक है, दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने अपने स्तर पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। में भी दिवाली की रौनक महीने भर पहले से ही दिखने लगती है। हर जगह बाजारों में दिवाली के सामान बिकते हुए नजर आते हैं। लोग दिवाली में लगने वाले दिवाली मेलों का खास तौर पर इंतजार करते हैं। इस बार भी दिल्ली के मेलों में गजब की रौनक। दिल्ली में दिवाली की रौनक महीने भर पहले से दिखने लगती है। हर जगह बाजारों में दिवाली के सामान बिकते हुए नजर आते हैं। लोग दिल्ली में लगने वाले दिवाली मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार भी दिल्ली के मेलों में गजब की रौनक देखने को मिल रही है।
दिवाली का मौका है तो सज गए हैं दिल्ली के बाजार। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी और हम यहाँ मौजूद हैं दिल्ली के एक दिवाली बाजार में। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक आप इन मेले में खाने के जायके का भी आनंद उठा सकते हैं। किफायती और खूबसूरत सामानों से सजे ये मेले लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोगों का उत्साह तो यहाँ देखने वाला है। बाइंग भी अच्छे मूड में है। यहाँ पर काफ़ी लोग दिया और ये सब चीज़ें भी खरीद रहे हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद रहे हैं। तो दुकानदार भी लोगों के उत्साह से काफी खुश हैं। गिफ्ट आइटम्स क्योंकि ये कैंडल लाइटिंग से रिलेटेड है तो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। कलरफुल हैं, गोल्ड बेस है तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं और मेरे इतने लॉयल कस्टमर्स बन गए हैं जो हर साल आते हैं और ढूंढते हुए आते हैं कि मैडम आपका स्टॉल हम हर साल आपके पास आते हैं। ये मेरे को बहुत खुशी की बात है। और इस बार तो मैंने और एल्यूमिनियम कास्टिंग भी इंट्रोड्यूस की है और ये मंत्रा प्लेट्स भी इंट्रोड्यूस की हैं। आप देख रहे हैं इधर, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मेरा सारा प्रोडक्ट। दिवाली पर उपहार देना एक परंपरा है। दिवाली बाजार में एक से बढ़कर एक गिफ्ट आइटम्स मौजूद हैं जो किफायती भी हैं और शानदार भी। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। सो बेसिकली आपको सबको पता ही है कि फेस्टिव का मौका है तो हम सब ने इतनी अच्छी अच्छी देखो ड्रेसेस पहनी हुई हैं। इवन वी हैव लाइक मोर कलेक्शन। दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजारों में गजब की रौनक है। यहाँ से आप घर को सजाने के लिए लाइट, लैंप, कारपेट, बेडशीट और अपने कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक की शॉपिंग कर सकते हैं। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। अपने प्रियजनों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने की हसरत रखने वाले यात्रियों के लिए भी भारतीय रेल कमर कस के तैयार है और स्पेशल ट्रेन के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भव्य पंडाल बना करके भी इस माहौल को और भी उत्सव भरा बना दिया गया है। संवाददाता राजेश राज की ये खास रिपोर्ट देखिए। अभी हम जिस पंडाल में खड़े हैं ये पंडाल कोई शादी ब्याह के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक ऐसा पंडाल है जिस पंडाल में लोग अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भारतीय रेल की ये कोशिश है कि वो मुसाफिरों को त्योहार के सीजन में लग्जरी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करें। उत्सवी माहौल में वाकई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा बदल सा गया है। अमूमन अफरा तफरी से जूझने वाले स्टेशन पर यात्रियों को व्यवस्थित करने में जुटे हैं रेल सेवक, जो बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा पंडाल के बगल में ही अतिरिक्त टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं, जहां पर एटीएम की सुविधा भी बहाल है और मुसाफिर डिजिटल माध्यम से भी टिकट खरीद सकते हैं। भारतीय रेल ने दिवाली और छठ के मौके पर अपने गांव जाने वाले यात्रियों के लिए देश भर में 7000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4500 ट्रेन का। इस साल उससे भी ज्यादा 7000 ट्रेन चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। भारतीय रेल का विशाल नेटवर्क प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों को रोजाना अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। त्योहारी मौसम में यह संख्या तकरीबन 2.5 करोड़ पहुंच जाता है, यानी 20 लाख अतिरिक्त यात्री त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इन 7000 ट्रेनों में 1 करोड़ से अधिक सीटें जो है वह सृजित की गई है, उनकी व्यवस्था की गई है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भव्य पंडाल में अनेक बुनियादी सुविधाएं बहाल की हैं। पूछताछ केंद्र, फूड स्टॉल, पीने का पानी, मनोरंजन के लिए बड़े बड़े एलईडी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई गई है। आप जैसा देख सकते हैं पंडाल में भी जगह जगह अगर आपको सीसीटीवी कैमरे दिखेंगे ताकि भीड़ की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हम कर सकें, लाइव मॉनिटरिंग कर सकें और साथ ही साथ चप्पे चप्पे की जो फुटेज है वो हमारे पास रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग द्वार बने। रेलवे आपको विशेष इंतजाम के साथ प्लेटफॉर्म से लेकर बर्थ तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। बस मुसाफिरों से ये दरख्वास्त है कि वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पूरी जानकारी के साथ पहुंचे। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और दिवाली का त्यौहार कारीगरों के लिए रोजगार का भी एक बड़ा मौका होता है। लोग देसी उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों की रौनक हो, छोटे कारीगर और आर्टिसंस, उनके चेहरों पर भी मुस्कान स्पष्ट दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
बाजार की इस सजावट, इस रौनक के पीछे लाखों कारीगरों की मेहनत छुपी है। इन कारीगरों ने दिवाली के त्योहार के लिए महीनों तैयारी की है। वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे ने भारतीय कारीगरों के लिए नए द्वार खोले। देश भर में क्राफ्ट बाजार, दिवाली बाजारों और मेलों के माध्यम से सुदूरवर्ती इलाकों से आए इन कारीगरों को मिल रहा है राष्ट्रीय मंच। घास को आप कैसे इतनी सुंदर चीजों में तब्दील कर देते हैं, बताइए। बेसिकली मैडम ये हमारा जो जंगली घास होता है वहाँ हमारा जंगल एरिया में, हिल एरिया में ही होता है। ये वो 5 फीट 6 फीट के वो अंदर आती है। इसको हम काट के इसको अच्छे तरीके से सुखा कर उसको डाई करके अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल कलर बना के ये सब चीज़ हम करते हैं। जिस लगभग 5000 लोग हो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारा ये उड़ीसा में सिर्फ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बाल्यापाल में ही अवेलेबल हो। यहाँ पर गुजरात की कढ़ाईदार शॉल जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। काला कॉटन कपड़ा है, कच्छ में होता है ये वीविंग का कपड़ा। उसके पीछे से लड़कियाँ काम करती हैं। यहाँ ये धागा गिन के मतलब काउंटिंग करते हैं, इसकी डिज़ाइन आगे बढ़ती है। मेरे साथ 250 लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं और उनको सबको मतलब काम देते हैं, तो घर में काम करते हैं सब, फिर प्रोडक्ट बना के ले आते हैं। टेराकोटा का सामान इस बार खूब बिक रहा है। कई परिवार पीढ़ियों से इस कला को संजोए हुए हैं। ये मैम रूप टाइल्स जो पहले पुराने जमाने में छत के ऊपर जो लगता था, ये जो टाइल है ये बुरा नजर ना लगे सोच के लोग लगाते थे, आदिवासी लोग। स्वयं सहायता समूहों के लिए भी ये दिवाली बेहद शुभ है। बुनकर महिलाओं के समूह ने अपनी मेहनत से कर्नाटक की करीब 30 से ज्यादा बुनाई तकनीकों को पुनर्जीवित किया है, जिसके कारण दोहरे पल्लू की साड़ियों को आज फिर बाजार मिल रहा है। कितनी औरतें आपके साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से, क्या उन्हें ट्रेनिंग, प्रशिक्षण ये सब आप? तो हमारे पास मास्टर वीवर 2 थे जिनकी मदद से हमने लेडीज़ जिनके पास काम नहीं था तो उनको हमने वीविंग सिखाया। तो अब हमारे पास 50 से भी अधिक महिलाएं हैं जो ये वीविंग करती हैं। खरीदारों को भी स्वदेशी सामान खूब लुभा रहा है। I celebrate Diwali in Malaysia. Okay, I'm here for this bazaar to get some souvenirs, sarees, and to decorate things for my house. It's a great place. It's a great choice that we have over here. बहुत अलग अलग बेल डिजाइन, अलग अलग डिजाइन में लेके आए। ऐसे कला पुरानी कला है, बहुत 800 साल पुरानी कला है। यकीनन ये दिवाली कुटीर उद्योग से जुड़े इन कारीगरों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज़। और दिवाली के मौके पर हम लोग रोशनी के लिए और सजावट के लिए तरह तरह के सामान अपने घरों में लाते हैं। न सामानों को बनाने में न कितने हुनरमंद लोगों ने मेहनत की है, और आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे हुनरमंद लोगों के बारे में जिनकी बात कुछ निराली है। यूं तो दिवाली की रोशनी देखना आम बात है, पर जो इस रोशनी को देख नहीं सकते वो हमारी दिवाली को रोशन करें, ये बेहद ही खास पहल है। जी हाँ, दृष्टिबाधित होने के बावजूद ये कलाकार हम सब की दिवाली को खास बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। वैसे तो हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है, पर जरूरत होती है उसे तराश कर निखारने की। इस दिवाली मेले में बहुत कुछ बहुत ख़ास है, लेकिन बहुत ख़ास है ये स्टॉल इन मायनों में ख़ास है क्योंकि यहाँ पर इन्हें जो चला रहे हैं वो अपनी आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन हमारे जज्बात को समझ सकते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। इन दृष्टिबाधित लोगों के हुनर को निखार रही है दिल्ली की एक संस्था ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, जिससे ये ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके एक सकारात्मक संदेश भी दे रहे हैं। They are as skilled as any one of us, so it's brilliant to have them around. Their smile is so beautiful, it just touches your heart. अनूठा कैफे जिसे चला रहे हैं दिव्यांग, पूरे उत्साह से लोगों को भोजन परोसते ये युवा अपने कौशल से दुनिया को जीत लेने का जज्बा रखते हैं। मोटिव यही है कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं वो ऐसी चीज़ें सीख के बाहर अपना काम कर सके, बाहर और कैफ़े चला सकें,
अपने ऊपर निर्भर हो सकें। पहले मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैंने कभी कुछ नहीं करा, तो मुझे इसको सीख के ऐसे लगा कि मैं कर सकती हूँ और औरों को भी सिखा सकती हूँ, अपने जैसों को, क्योंकि मैं पूरी ब्लाइंड हूँ। ये दिए और मोमबत्ती जब दिवाली पर रोशनी बिखेरेंगे तो उनकी चमक कुछ अलग ही होगी, क्योंकि इसे बनाने वालों की आंखों में भले रोशनी ना हो, पर उनके मन का उजाला इन दियों को एक अलग ही चमक देगा। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों ने दिवाली के दौरान घायल मरीजों की देखभाल के लिए कई इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अग्नि दुर्घटना के मरीजों के इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड तैयार किए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और सफदरजंग अस्पताल में भी मरीजों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इन अस्पतालों में डॉक्टर्स की विशेष टीम्स भी तैनात की गई हैं। इस बारे में आरएमएल अस्पताल के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर समीक भट्टाचार्य ने बताया कि अग्नि दुर्घटना के मरीजों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में 10 से 15 बिस्तर खाली रखे गए हैं। वहीं एम्स नई दिल्ली में बर्न विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंगल ने जनमानस से पटाखों का उपयोग करते समय सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही सलाह दी है कि जलने की स्थिति में शरीर के जले हुए हिस्से को तुरंत बहते पानी के संपर्क में लाएं या प्रभावित हिस्से पर गीला कपड़ा रखें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दिल्ली से लेकर के दुबई तक पूरी दुनिया में लोग दिवाली मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को है। दुबई के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में से एक ग्लोबल विलेज में दिवाली की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ग्लोबल विलेज में आम जनता के लिए बाजार भी लगाया गया है, जिसमें दुकानदारों के पास पारंपरिक वस्तुएं, मिट्टी के दिए, सजावट का सामान, मिठाइयाँ और भारतीय आभूषण ग्राहकों के लिए रखे गए हैं। इस बीच ग्लोबल विलेज के ऐतिहासिक अल सीफ में सांस्कृतिक कार्यक्रम नूर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मुख्य आकर्षण है। इस कार्यक्रम में विशाल कठपुतली प्रदर्शन के साथ प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथू लाल सोलंकी का प्रदर्शन भी शामिल रहेगा। इस साल दिवाली का उत्सव 31 अक्टूबर तक चलेगा। दुबई में कई रेस्तरां, ऑनलाइन पोर्टल्स और मॉल्स ने दिवाली थीम वाली सजावटें और विशेष ऑफर्स भी पेश किए। Here for the Festival of Lights for Diwali. It's just amazing being here. There's so many different cultures, especially I love, this is my favorite one, the Indian one. All the foods are delicious, the jewelry, the color, the lights are amazing. It's just such a great feeling around here. You'll have to come and check it out too. और दिवाली से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गया है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा, अमेरिका के सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ दिवाली का शुभारंभ। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चमकीले रंगों में जगमगाता हुआ ये रोशनी का त्यौहार है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। अपने पोस्ट के साथ महावाणिज्य दूतावास ने वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर मनाई गई दिवाली का वीडियो भी साझा किया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज केवड़िया के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम आरंभ 6.0 में 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। इस साल के कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इस साल आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाएं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को एकता शपथ दिलाई। कल पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत का वर्तमान स्वरूप सरदार पटेल की ही देन है। आज़ादी के पश्चात जो हम ये भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स 28 स्टेट्स विद 8 यूनियन टेरिटरीज, ये एकीकृत भारत, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हम देख पा रहे हैं, इसकी नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। एक अच्छे बैरिस्टर होने के बावजूद भी गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपने आप को आहूत किया, पूरी ज़िंदगी लगाई और बाद में वो प्रथम गृह मंत्री बन करके उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों को, बड़ी रियासतों को भी बहुत कम समय में एकीकृत किया, सबको यूनाइट किया। और जो हम आज भारत का स्वरूप जैसा देख रहे हैं, ये उनकी देन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर तवांग के लिए रवाना हो गए। अपने 2 दिनों के प्रवास पर रक्षा मंत्री सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत करेंगे और एक संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में इस दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, नई कोट, अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली से तवांग के लिए रवाना हो रहा हूं। उन्होंने लिखा, सशस्त्र बलों के कर्मियों से बातचीत करने और बहादुर भारतीय सेना अधिकारी मेजर रालेंगनाओ बॉब खानथिंग को समर्पित एक संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। झारखंड के चुनावी दंगल में इस बार कड़ा मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। बीजेपी अपनी विकास योजनाओं के आधार पर जनता का समर्थन मांग रही है, जबकि महागठबंधन बीजेपी की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहा है। दोनों ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। आज पहले चरण से जुड़े उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। वहीं दूसरे चरण में नामांकन पत्रों की भी जांच आज ही होगी। दूसरे चरण के प्रत्याशी 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के आखिरी दिन 297 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस तरह कुल 634 नामांकन दर्ज किए गए। 43 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में दाखिल 743 नामांकन जांच के बाद वैध पाए गए। इस चरण में कुल 805 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया था। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारी प्रमुख हेमंत सोरेन को किसान विरोधी बताते हुए तीखा प्रहार किया। सोरेन जी, ये समझ के चलना चाहिए कि झारखंड में राज्य सरकार धान भी नहीं खरीदते हैं, किसानों को एमएसपी भी समय में नहीं देते हैं और मैक्सिमम खेती धान बिचौलिया खरीद के लेके जाते हैं। अपना प्रदेश में उनका जो फेलर है, वो फेलर सेंट्रल गवर्नमेंट तक ट्रांसफर वो ना करे। जो आपने गुनाह किया है उनके लिए आप ही किसानों से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दीपावली के तुरंत बाद ही राज्य में चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी और विश्वास है कि जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। दीपावली का तुरंत बाद हमारे चुनाव का प्रसार शुरू हो गए और हम ये मान के चलता हूँ कि जनता जनार्दन इस बार हमें आशीर्वाद देंगे। एनडीए बीजेपी का सरकार बनेगा झारखंड में, ये मैं मान के चलता हूँ। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर के टेंशन बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए लगभग 8000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इन आवेदन पत्रों की जांच आज ही की जाएगी।
प्रत्याशी 4 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी ने 148, शिवसेना शिंदे गुट ने 80 और एनसीपी अजीत पवार ने 51 उम्मीदवारों को अधिकृत तौर पर फॉर्म दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 4 सीटों को अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ रखा है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज़्यादा 103, एनसीपी शरद पवार ने 83 और शिवसेना यूबीटी ने 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र में मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। बारामती विधानसभा सीट पर पिछले 57 वर्षों से पवार फैमिली का कब्जा है। 1967 से शरद पवार और 1991 से उनके भतीजे अजीत पवार लगातार विधायक रहे, लेकिन इस बार का मुकाबला रोचक है। अजीत पवार चाचा से अलग होकर के महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं, तो शरद पवार ने अपने पोते और अजीत पवार के भतीजे को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब देखना है कि चाचा भतीजे की शहमात में कौन बाजी मारता है। धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। बारामती में लोकसभा चुनाव के बाद पवार परिवार एक बार फिर आमने सामने है। अपने पोते युगेंद्र पवार के लिए वोट मांगने मराठा छत्रप शरद पवार खुद मैदान में डटे हैं और उनका पैर थामे बैठे हैं युगेंद्र पवार, जो बारामती से एनसीपी उम्मीदवार हैं। 32 साल के युगेंद्र पहली बार चुनावी दंगल में अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ उतरे हैं। युगेंद्र को ये तोहफा अपनी ताई सुप्रिया सुले को यहाँ से जीत दिलाने के लिए मिला है। युगेंद्र बारामती के विकास का पूरा श्रेय शरद पवार को देते हैं। संपूर्ण जो एरिया है ये ड्राउट एरिया है। पहले भी इधर पानी नहीं था और वो पानी पवार साहब ने लाया और जो गांव रहे थे वो काम करना चाहिए था पर वो हुआ नहीं, और अभी हम वो काम जो पवार साहब ने शुरू किया था हम वो कंप्लीट करेंगे। 1991 में शरद पवार के बारामती सीट छोड़ने के बाद अजीत पवार यहां से 7 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। चाचा से अलग होने के बाद राज्य में उप मुख्यमंत्री बने। बारामती जैसे छोटे तहसील में विश्व स्तरीय बस अड्डा, पंचायत समिति, सड़कों का जाल और इलाकों में पानी जैसी समस्याओं को दूर करने और बारामती विकास मॉडल को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि शरद पवार का बारामती से 1967 से नाता है जो अभी तक बरकरार है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में पत्नी को मिली शिकस्त से अजीत पवार ये सीट छोड़ने को तैयार थे, लेकिन बारामती की जनता की तरफ से आए लाखों खत से अजीत पवार बारामती आए। उनके कार्यकर्ता ने, उनको 1.25 लाख कार्यकर्ता ने खत लिखे और आग्रह किया कि आप ही चुनाव जीते। 15-20 दिन पहले जो बारामती में अजित पवार जी का ताफा जा रहा था, उस ताफा रोक दिया कार्यकर्ताओं ने और बोले कि आप ही बारामती का चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार ने अपने ही चाचा से अलग होकर राजनीतिक मात देने की कोशिश की थी, तो अब चाचा ने भी भतीजे के खिलाफ भतीजे को उतारकर नया दांव खेल दिया है। बारामती महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है जहां चाचा और भतीजे की राजनीतिक लड़ाई में पोते की एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि यहां की जनता किस उम्मीदवार को विजयश्री का आशीर्वाद देती है। कैमरामैन सुमित धुमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, बारामती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को अब चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की साजिश को ही उजागर कर दिया। कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, इसलिए वो बिना किसी सबूत के आधे अधूरे सच और फर्जी खबरों के आधार पर हर लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र को एक्सपोज किया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, इट इज एन एंटी डेमोक्रेसी पार्टी। तभी वो हर लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है बिना कोई प्रूफ के, हाफ ट्रूथ्स पे और फेक न्यूज पे। कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएगी, कभी ईवीएम्स पे सवाल उठाएगी, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएगी। हर एक बॉडी पे जो लोकतंत्र की व्यवस्था को प्रोटेक्ट कर रहा है
कांग्रेस पार्टी को उससे चिढ़ है। कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आप इमरजेंसी वाली पार्टी है, आपने संविधान को तहस नहस कर दिया था। आप स्वस्थ लोकतंत्र डाइजेस्ट नहीं कर सकते, परंतु ये लोकतंत्र आपके परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। वक्फ संपत्ति से जुड़े मामले पर यू टर्न के बाद अब कर्नाटक सरकार पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा नेता महेश तेंगिकाई ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लिया। कर्नाटक सरकार ने पहले वक्फ भूमि के संबंध में किसानों को नोटिस जारी कर दिए, लेकिन बाद में सरकार ने इसे अपनी त्रुटि बताते हुए वापस लिया। 451 फार्मर्स को अभी ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं, लेकिन कल होने के बाद, मीटिंग होने के बाद दे आर टेलिंग हम लोग उसको रिटर्न ले लेते हैं। जब शाम को हमारा डीसी के साथ मीटिंग हुआ तभी डीसी ने बता रहे थे हम वो सभी जो नोटिस दिया है हम वापस ले रहे हैं। तो इसमें पूरा क्लियर हो सकता है, पहला नोटिस देना, बाद में बीजेपी प्रोटेस्ट करने के बाद उसको नोटिस को रिटर्न देना, तो ले लिया तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो हजारों साल से रहने वाला मंदिर है और बहुत पुरातन मठ है, तो सब लोगों को वक्फ कमेटी के इसमें 9 और 11 में बिठाने के लिए ऑलरेडी दे चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मानक पूरा न करने वाले मदरसों के प्रति सख्ती बरतते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। गोंडा जिले से ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है। इस महीने यहाँ के 54 मदरसे राज्य सरकार की ओर से बंद कर दिए जाएंगे। वहीं शासन की सख्ती के बाद 22 मदरसों के प्रबंधकों ने स्वयं मदरसा बंद करने को लेकर के विभाग को प्रार्थना पत्र दिया है। मदरसा शिक्षा परिषद अब इस मदरसों की मान्यता वापस लेगा। इसके अतिरिक्त मानकों को पूरा न करने वाले 32 मदरसों की सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसा शिक्षा परिषद को भेज दिया है। मदरसों की मान्यता रद्द होने के बाद यहाँ के अध्ययनरत छात्रों को परिषदीय स्कूलों में नामांकन कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। एक पत्र दिनांक 21/10/2024 सारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्गत हुआ है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच जो है एटीएस करेगी, और एटीएस जो है वो मदरसे कब से चल रहे हैं और उनके द्वारा मान्यताएं क्यों नहीं ली गई हैं, तत्संबंध में और जो भी बिंदु होंगे उनके द्वारा उसकी गहनता से जांच की जाएगी। जांचोपरांत जो भी उनके फील्ड प्रभारी यूनिट के रहेंगे वो अपनी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक महोदय एटीएस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। और सुल्तानपुर के सराफा व्यवसायी भरत सोनी की दुकान पर 2 महीने पहले हुई करोड़ों की डकैती मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक और बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश अंकित यादव को प्रयागराज के छिमकी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर कोतवाली नगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसके पास से 755 ग्राम चांदी और 2800 रुपये बरामद किए। अब तक डकैती कांड में कुल 12 बदमाश पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 2 का फुल एनकाउंटर और 4 का हाफ एनकाउंटर किया गया है। दरअसल सुल्तानपुर के कोतवाली नगर के चौक ठठेरी बाजार में बीते 28 अगस्त को दिन दहाड़े असलहे के बल पर बदमाशों ने भरत सोनी सर्राफ की दुकान से 1.25 करोड़ के जेवरात की डकैती की थी। जनपद सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स शॉप पर लूटपाट की घटना हुई थी। इस संबंध में कोतवाली नगर सुल्तानपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने तत्परता से इस घटना का खुलासा किया, वो माल बरामद किया। इस घटना में कुल 12 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें से 9 लोग पहले ही अकाउंट फॉर हो चुके हैं। इस घटना से संबंधित 1 लाख के इनामी बदमाश अंकित यादव को एसटीएफ द्वारा छिवनी रेलवे स्टेशन प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इसको कोतवाली नगर सुल्तानपुर लाया गया, जहां कोतवाली नगर टीम के साथ पूछताछ में इसके द्वारा 755 ग्राम चांदी व 2800 रुपये नगद बरामद कराए गए। अभियुक्त अंकित यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर एक बार फिर से प्रदूषण और गंदगी को लेकर के निशाना साधा है। मालीवाल ने पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में पंखा रोड इलाके का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नाराजगी जताई और कहा कि सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लाखों लोग ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की मेयर को जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा।
साथ ही कहा कि कूड़ा साफ न होने की स्थिति में मेयर के घर पर ही कूड़ा फेंकने की चेतावनी भी उन्होंने जारी की। और दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की गहरी चादर दिखाई दी। आनंद विहार और मुंडका में 351 AQI दर्ज किया गया। वजीरपुर इलाके में AQI 327 दर्ज किया गया। वहीं जहांगीरपुरी में AQI 313 रहा, जो वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे श्वास संबंधी गंभीर बीमारियां होने की संभावना है। बता दें कि सामान्य वायु 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। और दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी की स्थिति भी खराब बनी हुई है। यमुना नदी में झाग का सैलाब लगातार बना हुआ है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से लेकर के यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा जहरीले सफ़ेद झाग की परतों से ढका हुआ है। कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल मारने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायनों का भी छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परतें देखी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, जो भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होती साझेदारी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। पीयूष गोयल इस समय रियाद में हैं, जहां वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII के 8वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ये प्रमुख मंच वैश्विक नेताओं, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाता है। पीयूष गोयल रियाद में भारतीय प्रवासियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद ODOP वॉल का उद्घाटन करेंगे। गोयल की ये सऊदी अरब यात्रा आर्थिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराती है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म वनलैटिस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गेमिंग मार्केट का आकार वित्त वर्ष 2029-30 तक बढ़ करके 9.8 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 में 3.7 अरब डॉलर पर था। इसके 20% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक मिडकोर और हार्डकोर गेमिंग सेगमेंट में बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अगले 5 वर्षों में 47% के सालाना दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2029-30 में इसका मार्केट शेयर 42% रह सकता है। वनलैटिस के मुताबिक भारत ने वैश्विक गेमिंग परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इससे वृद्धि के काफ़ी अच्छे मौके मिल रहे हैं। सेक्टर में बदल रही परिस्थितियों के कारण आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और इंटरनेट के कवरेज में इजाफा होना गेमिंग सेक्टर के बढ़ने के प्रमुख कारण है। सरकारी पहल जैसे मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्देश्य इस सेक्टर में इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल पहल जैसे ABGC टास्क फोर्स और स्पोर्ट्स को आधिकारिक स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत मान्यता देना सरकार की गेमिंग के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और मेक इन इंडिया पहल के चलते भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब ग्लोबल पहचान बनाते हुए चीन से भी आगे निकलती जा रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश चीन +1 पॉलिसी अपना रहे हैं और चीन पर निर्भरता कम करते हुए भारत में अपने प्लांट लगा रहे हैं। दुनिया के दिग्गज मोबाइल कंपनी एप्पल इस दिशा में सबसे आगे है। भारत से एप्पल आईफोन का निर्यात सितंबर तक 6 महीनों में 1/3 बढ़ गया, जो देश में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयास को दिखाता है। न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत से करीब 6 अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात किया, जो 1 साल पहले की तुलना में मूल्य के हिसाब से 1/3 की वृद्धि दिखाता है। इतना ही नहीं, चालू वित्त वर्ष में निर्यात का यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2024 के करीब 10 बिलियन डॉलर को पार कर सकता है। एप्पल भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है। कंपनी लोकल सब्सिडीज, स्किल्ड वर्कफोर्स और भारत की टेक्नोलॉजी क्षमताओं में प्रगति का पूरा फायदा उठा रही है। अमेरिकी कंपनी अब चीन पर अपनी निर्भरता भी कम करती जा रही है। भारत में एप्पल के 3 सप्लायर्स में ताइवान के फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, पेगाट्रॉन कॉर्प और टाटा इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं, जो कि दक्षिण भारत में आईफोन असेंबल करते हैं। चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित फॉक्सकॉन की लोकल यूनिट भारत में टॉप सप्लायर है। भारत से आईफोन निर्यात को लेकर फॉक्सकॉन की लोकल यूनिट का करीब 50% योगदान है। और हम नजर डालते हैं कारोबार जगत की दूसरी खबरों पर फटाफट अंदाज में।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक देश भर में धनतेरस पर बाजारों में करीब 60,000 करोड़ रुपए की रिटेल व्यापार होने का अनुमान है। कैट के जनरल सेक्रेटरी और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस दीपावली बाजारों में वोकल फॉर लोकल का ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। दीपावली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री न होने की वजह से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए के व्यापार की चपत लगी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोने के भंडार की घरेलू होल्डिंग कुल बढ़कर के 60% हो गई है, जो मार्च के अंत तक 50% पर थी। रिजर्व बैंक के पास कुल 854 टन सोना है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में 822 टन था। पिछले 5 वर्षों में रिजर्व बैंक के सोने का भंडार 618 टन से बढ़कर के 854 टन हो गया है। भारतीय दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपने सिम कार्ड यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती बरतें। नए नियम के अनुसार फोन पर आने वाली कॉल्स और मैसेज की पहले ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा जांच की जाएगी। इन नंबर्स के कुछ कीवर्ड्स की पहचान करके उन मैसेज और कॉल्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा 42% बढ़कर 5,520 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि में 3,881 करोड़ था। दिवाली के पहले जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने स्मार्ट गोल्ड योजना की शुरुआत की है। स्मार्ट गोल्ड योजना में डिजिटल सोने की खरीद के साथ सोने में किए गए निवेश को भुनाया जा सकता है। सोने में किए गए निवेश से मिली स्मार्ट गोल्ड यूनिट को किसी भी वक्त नकद, सोने के सिक्कों या फिर आभूषणों में बदला जा सकता है। खास बात यह है कि स्मार्ट गोल्ड में निवेश की शुरुआत के लिए हजारों या लाखों रुपए की जरूरत नहीं, मात्र 10 रुपए से भी सोना खरीदा जा सकता है। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने इस साल IPO में जबरदस्त उछाल दर्ज किया। कोलियर इंडिया के मुताबिक 2024 में रियल एस्टेट IPO से करीब 13,500 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। 2010 से अब तक 47 रियल एस्टेट IPOs लिस्ट हुए हैं, जिसमें 2021 के बाद से 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए। भारतीय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी अगले सप्ताह अपना IPO लॉन्च करेगी। कंपनी का IPO सब्सक्राइब करने के लिए 6 से 8 नवंबर तक का मौका मिलेगा। स्विगी अपने IPO के तहत 4,499 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू पेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी ने फेराडियन लिमिटेड में लगभग 8% की बची हुई इक्विटी अब खरीद ली है। बता दें कि फेराडियन एक ब्रिटिश कंपनी है जो सोडियम आयरन बैटरी तकनीक का काम करती है। तो समाचार के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत। नमस्कार।